नमस्ते दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आज का जो सेशन है हम प्योर फिलोसफी पे करेंगे। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वाले पॉडकास्ट में कहा था कि प्योर फिलोसफी ये जो टर्म टर्म है, जो मैंने इसको बनाया है, बट पता नहीं इस टर्म को पहले इस्तेमाल किसी ने किया है या नहीं। लेकिन मैं पॉडकास्ट के शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई मेरा प्योर फिलोसफी की से क्या मतलब है। प्योर का मतलब तो जैसे हम जानते हैं कि जो बिना मिलावट के होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है और जो जिसमें कोई नो पार्शियलिटी नहीं होती है, मैं उसी को मानता हूँ प्योर। और फिलोसफी तो भाई वही है जो नो हम थिंक करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से हम थिंक करते हैं, पोइटिकली हम थिंक करते हैं। और इस तरह से थिंक कर कर सोच कर अपनी सोच से सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करना, ये मेरे लिए फिलोसफी है। और इस फिलोसफी के थ्रू हमें एक जो नो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो करनी है हमें, वो ये है कि हमें सत्य तक पहुंचना है फिलोसफी के थ्रू। ठीक है। तो प्योर फिलोसफी इस तरह से बन जाता है एक ऐसा मेथड, नो, जो बिल्कुल ही प्योर है, जो पार्शियलिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और किसी तरह का इफेक्ट किसी दूसरे के बिलीफ का या फिर किसी पढ़े हुए चीज़ों का या फिर मूवीज में देखे हुए चीज़ों का या ऐसे किसी भी चीज़ों का इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको पूरी प्यूरिटी के साथ जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, उसको पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। इवन अगर वो आपको कंप्लीटली बात मतलब डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट लगती है, तो भी उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि फ्लैट अर्थ थियरी में बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। तो जब प्योर फिलोसफी की बात आती है तो इस फ्लैट अर्थ थियरी को भी आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है। हाँ, बहुत अजीब सा लगता होगा क्योंकि हम जब समंदर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि भाई दूर से आती हुई शिप का सबसे पहले ऊपर का हिस्सा पहले दिखता है, और फिर धीरे धीरे करके बाकी का शिप में नजर आता है। और यदि दूर हम उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर समंदर खत्म होता है, दूर दूर तक केवल समंदर ही समंदर दिखता है, तो उसका जो आकार है वो भी हमें थोड़ा सा सर्कुलर दिखाई देता है। जबकि अगर फ्लैट अर्थ होती, फ्लैट लैंड होता, तो ऐसा नहीं होता, है ना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन वाला कुछ दिखाई देता हमको, ना कि राउंड दिखाई देता। लेकिन जब प्योर फिलोसफी की बात आती है और आप इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहे हो कि भाई फ्लैट अर्थ थियरी मुमकिन भी है या नहीं, ये ट्रुथफुल है या नहीं, तो इसका पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आपको इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। कि भाई लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अभी भी फ्लैट अर्थ फ्लैट है या फिर लैंड फ्लैट है। और इसके बेसिस पे आपके जो भी मान्यताएं हैं, जो भी कहानियां हैं, इन सभी कहानियों का आपको संग्रह बनाना पड़ेगा। और इन सभी का संग्रह करने के बाद हर एक तथ्य को अच्छे से आपको सोचना है, उसके ऊपर विचार करना है। थॉट एक्सपेरिमेंट्स उस पर चलानी है। आपको इस्तेमाल करना है अपने माइंड का एज अ लैब टू रन थॉट एक्सपेरिमेंट्स। और इन थॉट एक्सपेरिमेंट्स से जो कंक्लूजन आपका निकल के आता है, वो कंक्लूजन यदि आपके जो पहले से एस्टेब्लिश किए हुए जो ट्रुथ्स हैं, उन ट्रुथ्स के साथ अगर मैच करता है, तो आपका ये अजम्पशन किसी न किसी तरह से मैच होता है। तो फ्लैट अर्थ का ही थियरी मैंने क्यों लिया, इसका इसका कारण एक तो है कि आपको आपको एग्जांपल देना था, और इसको मैं कैसे एक्सेप्ट कर पाया, इसके पीछे श्री माणिक प्रभु महाराज जी का एक सिद्धांत है। तो श्री माणिक प्रभु महाराज, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि वे एक अवधूत थे, अवधूत हैं, और उन्होंने जीवित समाधि ली थी उम्नाबाद
जो कर्नाटक के नॉर्थ में एक गांव आता है। ऑलमोस्ट एक टाउन की तरह है वो, डेवलपिंग टाउन है। और इससे अराउंड 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है माणिक नगर। और माणिक नगर में उन्होंने पहले पहले वो बसे थे। वैसे तो दूर कहीं से आए थे वो, और भ्रमण करते करते उन्होंने माणिक नगर में बसने का निश्चय लिया। और उनके नाम का एक मंदिर वहीं पर है, माणिक माणिक प्रभु महाराज के नाम पर, जहाँ पर उनकी समाधि भी है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं। और मैं भी वहाँ पर जाता हूँ। और वर्ष में एक बार वहाँ पर यात्रा होती है। और उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ स्कूल है माणिक पब्लिक स्कूल, जहाँ पर मैंने अपने स्कूल के 5 वर्ष जहाँ से विद्या ग्रहण की। और उन्हीं का एक सिद्धांत है जिन्हें वो कहते हैं सकल मत सिद्धांत। सकल मतलब सभी, और मत का मतलब है बिलीफ। तो वे मानते हैं कि सभी की बिलीफ में सत्य है। सत्य किस प्रकार है ये डिटरमाइन करना मैंने अपने ऊपर लिया। और जो फ्लैट अर्थ थियरी है, तो फ्लैट अर्थ थियरी तो इसका नाम ऐसा है थियरी का, लेकिन ये जो जिस कहानी पर बेस्ड है वो कहानी सीधी सीधी है कि हम बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लैंड फ्लैट है या फिर अर्थ फ्लैट है, और वो एक कछुए के पीठ पर बैलेंस्ड है। अ, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो स्टीफन हॉकिंग्स की किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। उसको पढ़ते समय एक ऐसा स्टार्टिंग में ही एक ऐसा एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग देते हैं कि एक साइंटिस्ट ने, मुझे नाम पता नहीं है उन साइंटिस्ट का, बट एक साइंटिस्ट ने एक पूरा संभाषण दिया विज्ञान के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। और उन्होंने खगोलीय ऑब्जेक्ट्स की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का पूरा वर्णन किया, किस तरह से धरती सूर्य का चक्कर काटती है, और जिस तरह से चंद्रमा धरती के परिक्रमा करता है। इन सभी का उन्होंने वर्णन किया। और जब लेक्चर उनका ख़त्म हुआ, तो एक बूढ़ी महिला पीछे से खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है। तो भाई साइंटिस्ट ने पूछा कि बस तो सत्य क्या है, आप बता दीजिए। तो वो बूढ़ी महिला ने कहा कि भाई जो अर्थ है वो पूरी तरह से फ्लैट है, और वो एक कछुए के पीछे पर खड़ी हुई है। तो इसके आंसर में साइंटिस्ट ने फिर से एक सवाल पूछा कि भाई तो ये जो जो कछुआ है वो कहाँ पर खड़ा है। तो इस पर वो बूढ़ी महिला मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि भाई नीचे तो कछुए ही कछुए हैं। और इस तरह से ये जो इंस्टेंस है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। और स्टीफन हॉकिंग अपने किताब का जो प्रेरणा है उनके किताब लिखने के पीछे, वो उस पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी कहानी से मेरी भी प्रेरणा जुड़ी थी, और कहीं ना कहीं मैं इसको सकल मत सिद्धांत के आधार पर सोचने लगा कि भाई अगर सभी का बिलीफ में सत्य है तो इस बिलीफ में भी कुछ ना कुछ सत्य होगा ही होगा। और मैं इस पर आलोचना करने लगा। तो इसी जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो है मैंने एकत्र की, और इन सभी बातों को एकत्र करके मैं इस पर अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स जो अपने माइंड के लेबोरेटरी में होने चाहिए वो मैं इसका करने लगा। और करते करते मुझे मेरे जो कंक्लूजन्स हैं वो एक दूसरे प्रकार से इसको सत्य साबित कर सकते हैं। तो आप मुझे कंप्लीटली पागल समझे, इससे पहले आप थोड़ा थोड़ा सा मेरी बात को सुन लें, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, या फिर कितना मैं पागल हूँ या पागल नहीं हूँ, या फिर इंटेलिजेंट हूँ भी या नहीं भी। तो इसके बाद इसका डिसीजन आप थोड़ा बाद में लें, फिर मेरी बात सुन लें। तो देखिए, मेरा जो थिंकिंग का प्रोसेस था, जो थ्रेड था मेरे थॉट्स का, वो इस प्रकार से चला कि भाई अगर कोई इस बात में बिलीव कर रहा है
तो बिलीव कर रहा है तो मतलब किसी ने उसको कहा होगा, और जिस व्यक्ति ने उसको ये बात कही होगी उस व्यक्ति ने इस बात को सच मान लिया होगा गहराई तक, और ये उसके बिलीफ का एक पार्ट बन चुका होगा। और जो चीज़ों को ज़्यादा डीपली बिलीव कर सकते हैं उन्हीं को हम महापुरुष मानते हैं। हर किसी महापुरुष ने ही शायद ये बात को फैलाई होगी, तभी तो इतने सारे लोग इस बात में विश्वास करते हैं। तो फिर अगला अगला प्रश्न आया कि उस महात्मा के बिलीफ में ये बात कैसे बैठी होगी। तो फिर मैं इसी डायरेक्शन में सोचता रहा कि महापुरुष हैं तो उनका उनका नो कांटेक्ट किसी ऊपरी शक्ति से, सुपर नेचुरल शक्ति से, जो जो हमारे एक नॉर्मल इंसान के 5 ज्ञानेंद्रियों से परे है, ऐसे किसी शक्ति के साथ उनका कांटेक्ट हुआ होगा। डेफिनेटली ऐसा मैं मानने लगा। और यदि ऐसे कांटेक्ट के साथ उनके उनके थॉट्स जुड़े और उन्होंने ये इसको सत्य माना, तो ये हुआ कैसे होगा, ये अगला क्वेश्चन था। अभी हम सीरियस में दैविक सीरियस में हम देख लेते हैं कि कोई तपस्या करता है और ब्रह्मा जी, विष्णु जी या फिर शिव जी आकर उसे वरदान दे देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सोच पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो चुका है। और यदि ब्रह्मा जी या विष्णु जी या फिर शिव जी तपस्या करने से आ गए होते तो किसी ने उनको कैमरे में एक्चुअली में प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड भी किया होगा। और यदि उन्होंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया होगा तो डेफिनेटली ये वीडियो तो भाई पूरी तरह से वायरल होने वाला ही होगा। तो बात तो सीधी सादी ये है कि भाई किसी ने ऐसा रिकॉर्ड किया नहीं है, और जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है सुपर नेचुरल के बारे में, तो वो उसे नेचुरल या फिजिकल लॉज के साथ हम बहुत हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो फिजिकल लॉज के साथ बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं हो सकता, उसे हम ये मान के ये चल सकते हैं कि एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमारी समझ के अभी तक हमारी समझ के परे है। लेकिन ये फुल्ली पॉसिबल है कि आगे चलकर हम उस फिनोमिनन को भी कंप्लीटली विज्ञान के जरिए हम पूरी तरह से कैप्चर कर सकें। तो ये बात तो भाई ये हो चुकी, सिद्ध हो चुकी इस तरह से कि भाई भगवान का यहाँ पर आना तो मुश्किल है। भगवान को यहाँ पर आना होगा तो वो किसी न किसी इनडायरेक्ट फॉर्म से हमें ये सूचना देंगे, स्पेशली वेस्ट में, जहाँ पर मेरे ये बिलीव करने का आधार बहुत ही एक बड़ा थियरी है जो मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में कवर किया था। और आपको अगर जानना हो तो वो पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। वो सूर्य के आकाश में मूवमेंट पर डिपेंड है, और वो सूर्य का मूवमेंट ने सिविलाइजेशनल थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल किया, उस पर मैंने वो पॉडकास्ट किया था। चलिए वापस आते हैं और ये देखते हैं कि भाई तो भगवान ने जो ऊपर है, जो नेचुरल लॉ से परे हैं, फिजिकल लॉ से परे हैं, उन्होंने ये कम्युनिकेट करने का प्रयास किया। और मनुष्य तो वही मनुष्य है, और मनुष्य कहाँ भगवान की माया को जान सका है। तो भगवान ने जो कहा, क्या मनुष्य ने वही समझा, ये अगला प्रश्न था। क्योंकि एक नॉर्मल मनुष्य का लिमिट होता है ना, उसके समझने की एक लिमिट होती है। लेकिन भगवान, ईश्वर, उनकी तो कोई सीमा नहीं है, वो तो सब कुछ जानते हैं, और उनकी लीलाएं तो अपरंपार हैं, उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाता। ऐसे सभी लोग हम कहते हैं। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान को यदि किसी महापुरुष को कुछ मैसेज देना होगा तो वे स्वप्न में आके उनको देंगे, या फिर या फिर किसी महापुरुष की बिलीफ इतनी स्ट्रांग हो गई हो तो वे शायद उनको नजर भी आने लगे। जैसे मैं पहले ये मानता था कि भाई मुन्ना भाई MBBS करके जो एक मूवी निकली थी,
उसका जो सेकंड पार्ट था, उसमें मुन्ना भाई गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लेता है एक रात में कि अगले दिन सुबह गांधी जी उसको दिखना शुरू हो जाते हैं। और जो कुछ भी उसने पढ़ा है वो उसके माइंड में बैठा हुआ है, और वो बिलीफ उसकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि गांधी जी उसको नजर आने लगते हैं। और जो कुछ भी उसने किताबों में पढ़ा है वही किताबों में पढ़ी हुई बात वो दिखने वाले उनको, मुन्ना भाई को दिखने वाले गांधी उसको बता दी जाती है। इस तरह से कुछ मूवी का है। तो मुझे ये लगने का लगा कि भाई यदि किसी इंसान का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए, मुन्ना भाई की तरह किसी का स्ट्रांग हो जाए, तो उसे भगवान दिखने भी लगेंगे। और जब दिखने लगेंगे तो उस महात्मा ने जो कुछ भी अपने लाइफ में सीखा होगा किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसी को वो भगवान के रूप में उनको उन्हीं के लाइफ के सीखी हुई चीज़ों से कुछ ना कुछ निष्कर्ष, मॉरल या फिर सीख निकाल कर देते होंगे। तो स्वप्न में यदि भगवान ये सूचना, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सूचना पहुंचाना चाहते हो, तो वो कैसे पहुंचेगी यहाँ पर, ये अगला प्रश्न है। तो भाई प्रश्न और आंसर दोनों का बीच का जुड़ा हो इम्पोर्टेंट होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन से आंसर की तरफ पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर आंसर अगर आपको पता है तो आंसर के थ्रू आप क्वेश्चन तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। अभी हमारे पास आंसर तो है कि भाई इंसान ने उसे कैसे समझा। उसने समझा कि भाई अर्थ फ्लैट है और वो एक टॉर्टोइस के पीछे लगी हुई है। तो हो सकता है कि भगवान कुछ और बताना चाहते हो और इंसान ने कुछ और समझ लिया। तो फिर मैं सोचने लगा कि भाई कछुए तो यदि भगवान ने उन्हें स्वप्न के थ्रू उसको बताने का प्रयास किया होगा तो ग्राफिकली कुछ इंडिकेशन दिया होगा। अब ग्राफिकली इंडिकेशन दिया कुछ होगा, और जो जो महात्मा को ये संदेश मिला, उस महात्मा ने इसको तो लिटरली ले लिया हो, और वो ये इस बात को सभी को बताने लगा हो भाई फ्लैट है अर्थ और एक टॉर्टोइस के पीछे पड़ी हुई है। और इसी तरह से इस बात का फैलाव हो गया, क्योंकि बात महात्मा ने बताई थी तो इसलिए सभी लोगों ने उसे आंख मूंद कर मान लिया होगा। तो भगवान ने क्या कहना चाहा होगा, तो इसके बारे में हमने साइंस में एक चीज पढ़ रखी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब लैंड जो है वो धीरे धीरे मूव होता जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यदि आपको चाहिए तो ये हिमालय से बेहतर कोई दे नहीं सकता। तो कहा जाता है कि जो भारत है उसे पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था। द्वीप माने ऐसा लैंड जिसके चारों ओर समुद्र ही समुद्र हो। जो जम्बू द्वीप कहा गया है भारत को, द्वीप है मतलब इसके चारों ओर पानी पानी है। और ये जम्बू द्वीप बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक सिंगल लैंड मास का पार्ट था, जिसे साइंटिस्ट पैंगिया के नाम से जानते हैं। अब वो पैंगिया नाम वाला जो एक ही सिंगल जो लैंड था वो धीरे धीरे टुकड़ों में बटा, और कुछ टुकड़ों से अमेरिका बन गया, कुछ टुकड़े जाकर यूरोप बन गए, कुछ टुकड़े एशिया का पार्ट बन गए, कुछ टुकड़े अफ्रीका का पार्ट बन गए। और उसमें अफ्रीका के पास में एक जो टुकड़ा था वो जम्बू द्वीप बना, और इस जम्बू द्वीप धीरे धीरे मूव होते हुए सीधे आके एशिया से टकरा गया। अब ये जब जम्बू द्वीप एशिया से टकराया तो एशिया और जम्बू द्वीप के टकराने की वजह से जो बॉर्डर था, जहां पर दोनों दोनों द्वीप, महाद्वीप आप कह सकते हैं, एक महाद्वीप और एक छोटा द्वीप जहां पर टकराए थे, जिस उसके बॉर्डर पर
पहाड़ों का ग्रो होना शुरू हुआ। और अभी भी हम कहते हैं कि साल में कुछ सेंटीमीटर उन पहाड़ों की जो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है। और इसका एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो मतलब साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है कि अफ्रीका भी दो भागों में बट रहा है। और जब वो पूरी तरह से बट जाएगा तो कई मिलियंस ऑफ सालों के बाद ये अफ्रीका से जो पार्ट डिटैच हुआ है वो भी आकर धीरे धीरे एशिया के पार्ट से टकराएगा। और टकराने के बाद जिस तरह से हिमालय बना है नॉर्थ में, उसी तरह से साउथ में भी बहुत सारे माउंटेन्स का उत्पत्ति होने की आवश्यकता है। तो लैंड मूव होता है, ये इंफॉर्मेशन समझ लीजिए कि जो सुपर नेचुरल बीइंग है जो सभी के ऊपर है वो इंसान को बताना चाह रहा है कि भाई लैंड मूव होता है, स्लोली मूव होता है। तो वो कैसे बताना चाहेगा? स्वप्न के जरिए वो कैसे बताएगा? उसे तो भाई सिम्बॉलिकली बताना होगा, डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल तो वो नहीं कर सकता, तो स्वप्न में उसको बताना पड़ेगा। और देखिए अभी ये जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका देखिए आप, कितना अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन है। वो बताना चाहता है कि लैंड मूव होता है, समुद्र के ऊपर जो लैंड है वो मूव होता है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं ईश्वर। तो इसको बताने के लिए उन्होंने सिंबलिकली उसके स्वप्न में ये चित्र डाला कि भाई एक कछुआ है। और कछुआ तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो स्लोली मूव करता है भाई, है ना। तो स्लोली मूव होने वाला एक प्राणी है, उसके पीठ पर लैंड बना हुआ है और उस लैंड पर माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं और लोग रह रहे हैं, है ना। ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो ये छवि उसके मस्तिष्क में आई, और उसके मस्तिष्क में जब ये छवि आई तो जो महापुरुष है जिसके जिसके स्वप्न में ये चीज आई, तो वो पूरे बिलीफ के साथ इस बात को मानने लगा। और ये उसे पता तो ये था कि इसे महापुरुषों को पता चल जाता है कि कब ईश्वर से मैसेज आ रहा है ना। तो वो ईश्वर से मैसेज जो आया है उसे उसी फॉर्म में उसको प्रोपेगेट करने लगा जिस फॉर्म में वो उसे मिला है। तो ये वो लोगों के बताने लगा कि भाई कछुआ है, कछुए के पीछे एक लैंड है और वो लैंड फ्लैट है। अब ये फ्लैट होने की बात उन्होंने कहाँ तक कही थी, कब तक कही थी, ये तो पहचान पाना मुश्किल है, क्योंकि जब उस महापुरुष ने इस बात को फैलाना शुरू किया होगा तो उस वक्त का तो कोई इंसान नहीं होगा अब तक। और उस वक्त की जो है, उस वक्त तो टेक्नोलॉजी ऐसी कोई खास थी नहीं कि भाई उसको पूरी तरह से कैप्चर किया जा सके। जिस फॉर्म में उसने बताया था, जिस वर्डिंग्स में उसने बताया था, उन वर्डिंग्स में इसको कैप्चर किया होगा तो नहीं होगा। तो भाई बात यहीं पर आकर हो जाती है समाप्त। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मैसेज ईश्वर दे रहे थे और भाई साहब ने समझ लिया कि भाई लैंड फ्लैट है। और लैंड कब मूव होते होते अर्थ बन गया किसी को पता ही नहीं चला। तो जो फ्लैट अर्थ थियरी है उसका सत्य मैं ये मानकर चलता हूँ कि ईश्वर हमें बताने की प्रयास कर रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, कि भाई समुद्र में जो आइलैंड जो लैंड है वो धीरे धीरे मूव होता है। कई हजारों सालों के मोशन के बाद मैप चेंज होता हुआ हमको नजर आता है। और इसी बात को ईश्वर ने उसे बताना चाहते थे, और उसे बताने के लिए उन्होंने इस छवि को उसके मन मस्तिष्क में डाला। और इसको कुछ लोगों ने उसको एज इट इज उसको मान लिया और मानकर चले। तो ये है बात। तो इस तरह से सकल मत सिद्धांत जो है, मैंने इसका उपयोग कर इस बात का सत्य मैंने समझा, फ्लैट अर्थ थियरी का सत्य मैंने समझा। अब इस सत्य का एक और पहलू भी आता है जिसके बारे में हम शायद किसी दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे। अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो हम कह रहे थे, बात कर रहे थे प्योर फिलॉसफी और थॉट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में।
तो मैं फिर से बता दूं कि हमारा जो प्योर फिलोसफी है वो दो दो पॉइंट्स पर निर्भर कर रहा है। पहला पॉइंट तो यह है कि पहले अपने आप जो कुछ भी सुन रहे हो बात, जो कोई भी मान्यताओं के बारे में आप सुन रहे हो, उसे आपको पूरे सच्चे मन के साथ पहले तो एक्सेप्ट करना है कि भाई ऐसा ही होगा, चलो मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ऐसा ही है। और दूसरा पॉइंट यह है कि भाई आपको सच्चे मन से जब आपसे आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उससे जुड़ी हुई सारी बातों को आपको संग्रह करना है, संकलित करना है, और फिर उन सारी बातों के ऊपर आपको विचार करना है, थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अपने माइंड की लेबोरेटरी में। और माइंड की लेबोरेटरी में जब आप थॉट एक्सपेरिमेंट्स चलाकर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो तो उस कंक्लूजन का कंपैरिजन आपको स्थितियों से करना है, सिचुएशन से करना है, एक्चुअली एग्जिस्टिंग सिचुएशन से आपको करना है। यदि आपका जो थॉट एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ कंक्लूजन है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस जो करता है सिचुएशन उससे यदि मैच करता है तो आपका जो स्टार्टिंग अजम्पशंस थे जिसको आपने एक्सेप्ट किया था वो कहीं ना कहीं उससे में सत्य है। तो ये हो गई हमारी बात प्योर फिलोसफी के बारे में। तो इस तरह से प्योर फिलोसफी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को, जो भी मैंने अपने मित्रों से सुना, जो भी मैंने मूवीज़ में देखा, जो भी मैंने पौराणिक कथाओं में सुना या फिर सीरियल्स में देखा, धारावाहिक में देखा या फिर मूवीज़ में देखा, कहानियों के थ्रू समझा या सुना, तो इन सभी को पहले तो मैंने एक्सेप्ट किया एज इट इज़, और फिर उस पर विचार विमर्श किया कि इसमें क्या सत्य हो सकता है। और सत्य को अलग अलग देखने के तरीके तो होते ही हैं। तो उस तरह से मैंने सत्य को उसमें पहचानने का प्रयास किया। अब देखिए, जो व्यक्ति इस सत्य को इस रूप में पहचान लेता है उसके लिए फ्लैट अर्थ थ्योरी के बारे में बात करने वाला मूर्ख तो नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी मूर्खता उसकी ये होती है कि भाई ईश्वर ने कुछ बताने का प्रयास किया और इसने कुछ और उसको समझ लिया। तो पोएटिकली जब जब पोएट कुछ बताने की बात करता है और आप उसको एज इट इज वर्ड टू वर्ड ले लेते हो तो कितनी मूर्खता वाली बात हो जाती है। तो थोड़ा सा हंसी भी आती होगी आपको सबको जी। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक पोएट किसी सुंदर लड़की का प्रशंसा कर रहा है। वो बोल रहा है कि मछली जैसी तुम्हारी आंखें हैं और फूल जैसे तुम्हारे होंठ हैं। तो इसको अगर वो कोई लिटरली लेकर इसकी पेंटिंग बना देगा या स्केच बना देगा तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, है ना। और यही बात यहाँ पे हो रही है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में, पौराणिक कथाओं में या फिर जितने भी बातें कही गई हैं, वेदों में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस सत्य का वर्णन वेद करने का प्रयास कर रहे हैं उस सत्य को ये कहा जाता है, उस सत्य के बारे में कि उसे उस सत्य को शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, उसे कैप्चर ही नहीं किया जा सकता। फिर भी उन्होंने इतना सारा प्रयास किया। तो जो कुछ भी उन्होंने प्रयास किया वो एक तरह से वो रास्ता बना रहे थे दूसरों के लिए, ताकि दूसरे उस सत्य तक पहुंच सकें, पहुंच कर उस सत्य तक, उस सत्य को फर्स्ट हैंड उसका अनुभव कर सकें। ये मैं मानता हूँ अभी। तो प्योर फिलोसफी में और क्या हम बात कर सकते हैं, नथिंग, यही है। और हमारा थोड़ा सा समय हमारा अभी बाकी है, बहुत सारा रास्ता तय करना बाकी है हमारा। तो चलिए हम इस बात को ही आगे लेकर चलते हैं। तो फ्लैट अर्थ थियरी के बारे में मैंने एक दूसरे पॉइंट को कवर करने का मैंने बोला था कि मैं किसी दूसरे पॉडकास्ट में उसको कवर करूंगा। तो चलिए उसको भी इसी पॉडकास्ट में करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा समय है बाकी हमारे साथ। तो कुछ लोग अभी भी इसको लिटरली ये मानते हैं, कि मानकर चलते हैं कि भाई अर्थ फ्लैट है। तो फ्लैटनेस का सत्य जो मैं मानकर चलता हूँ तो उसको तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सत्य के बारे में, सत्य की तरह इसको मैं लेता हूँ।
तो हम्म तो फ्लैट अर्थ को अभी भी जो लोग मानते हैं, उसके मानने के फायदे क्या हैं, इसके बारे में हम सोचते हैं। चलिए, तो जो पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया था, तो प्राणिक एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक जब फैलती है, जब फ्लो करती है, तो फ्लो करने के लिए वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही फ्लो करती है। तो जिस तरह से हीट एक कंडक्टर में जब फ्लो होना होता है उसके, तो कंडक्टर के लिए ये होना होता है कि कांटेक्ट एक मतलब एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ कांटेक्ट रहे। तो जब कांटेक्ट रहेगा तभी हीट उस कांटेक्ट के थ्रू फ्लो करते हुए ठंडे ऑब्जेक्ट में जाएगी, गर्म ऑब्जेक्ट से। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का भी आप देख सकते हो कि पार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आप सभी जानते हो कि कांटेक्ट का होना जरूरी है। और जब कांटेक्ट रहेगा मेटल्स के बीच में, तो उस कांटेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो होते रहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो वो कन्वेंशनल करंट भी फ्लो होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको मानते हैं कि वो फ्लो होता है। तो जब बात आती है प्राणिक एनर्जी के फ्लो की, तो मैंने सीधे सीधे कहा था कि वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही फ्लो होता है। और इसका संग्रह कहाँ पे होता है, इस प्राणिक एनर्जी का जो इफेक्ट है वो कहाँ पर होता है, वो अपने मन मस्तिष्क पर होता है। तो अभी अर्थ तो देखिए गोल है, राउंड है। और यदि हम ये विश्वास करके चलेंगे कि भाई अर्थ गोल है और हमारे जो हमारा जो प्राणिक एनर्जी है उसका फ्लो हमें कहीं पर पहुंचाना है, और हम उस डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, अर्थ के राउंड होने की वजह से ये जो हमारा सोचने का जो तरीका है, तो उस सोचने के तरीके से वो टेंजेंशियली अर्थ को टेंजेंशियली स्पेस में चला जाएगा। लेकिन स्पेस में कोई माइंड है तो नहीं जो कि ज्ञानेंद्रियों के थ्रू उस प्राणिक फ्लो को पकड़ सके, है कि नहीं? तो इस एब्सेंस में वहां पर तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। तो यदि आप इस बात को भली भांति अपने मन मस्तिष्क के साथ पूरे डीपली इसका विश्वास करेंगे कि भाई अर्थ कंप्लीटली गोल है, तो आपके प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो है, जिस डायरेक्शन में आप उसको फ्लो करवाना चाहते हो, तो आपके बिलीफ के अनुसार वो कहीं ना कहीं स्पेस में चला जाएगा। पर ऐसा होगा अगर, तो जो प्राणिक एनर्जी का फ्लो है वो ठीक से हो नहीं पाएगा, तो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं टूट जाएगा, कंडक्टर कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, इससे करंट ना फ्लो होगा, ना ही हीट फ्लो होगी। उसी तरह से प्राणिक एनर्जी का जो भी फ्लो है वो भी यहाँ पर नहीं बनेगा। तो प्राणिक एनर्जी के फ्लो यदि आप कंटिन्यूस करवाना चाहते हो, तो आपके मन मस्तिष्क में ये बिलीफ होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ उस डायरेक्शन में बहुत सारे माइंड्स हैं। मेरी प्राणिक एनर्जी जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में भेज रहा हूँ, उस डायरेक्शन में पकड़ने के लिए, इस प्राणिक एनर्जी को पकड़ने के लिए और इस प्राणिक एनर्जी से अफेक्ट होने के लिए बहुत सारे मन मस्तिष्क इस डायरेक्शन में हैं, और उनके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस प्राणिक एनर्जी को वो फील करके उसको पकड़ कर उससे अफेक्ट होने के लिए तैयार हैं। ये मेरे बिलीफ में होना चाहिए। और शायद जो सत्य है इस बात को मानने वालों में कि अर्थ अभी भी फ्लैट है, तो कहीं ना कहीं वो इस फीलिंग को अपने अंदर रखना चाहते हैं कि जो अपना प्राणिक, जिसकी वजह से ना प्राणिक एनर्जी जो है वो आगे बढ़ता रहे। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राणिक एनर्जी स्पेस में चला जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वहाँ स्पेस में कोई मन मस्तिष्क है ही नहीं और ज्ञानेंद्रियां भी है नहीं।
तो जब ज्ञानेंद्रियाँ ही नहीं है तो प्राणिक एनर्जी का जो कम्युनिकेशन है वो वहाँ पर हो नहीं सकता। लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके प्राणिक एनर्जी को पकड़ सकते हैं और पकड़ कर वापस वो इस प्राणिक एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से अर्थ का जो सरफेस है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो जमीन पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके थ्रू ये प्राणिक एनर्जी का फ्लो होता रहेगा। ठीक है। और ये तब तक होता रहेगा जब आप बिलीव करोगे भाई, आप ये बिलीव करोगे कि भाई जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं उस डायरेक्शन में बहुत दूर दूर तक बहुत सारे प्राणी हैं जिनके लिए मैं ये प्राणिक एनर्जी को फ्लो करवा रहा हूँ। तो आपका जो बिलीफ है वो स्ट्रांग रहेगा और आपके प्राणिक एनर्जी के ज़्यादा दूर जाने का चांस बना रहेगा। लेकिन यदि आप ये बिलीव करते हो कि भाई अर्थ गोल है तो कहीं ना कहीं आपका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा ना आपको चेंज करने की आवश्यकता हो सकती है। तो यदि आप भारत में रहकर अमेरिका तक अपना प्राणिक एनर्जी का फ्लो करवाना चाहते हो तो आपको सीधे जमीन में देखना पड़ेगा, डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। और आई थिंक मेरा मेरा विश्वास ये है कि जो पाताल लोक का हमारे पुराणों में वर्णन है, तो वो एक्चुअली अमेरिका को ही बताना चाहते थे। तो जमीन के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खोखला स्पेस है, जगह है जहाँ पर जीव जंतु अभी भी रहते होंगे। जैसे बहुत सारे मूवीज में बताया गया था, ये गॉडजिला वगैरह, गॉडजिला और किंग कॉन्ग के मूवी में गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग या किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, इन मूवीज में बताया गया है कि भाई अर्थ के अंदर भी एक ऐसा खोखली जगह है जहाँ पर जीवन का एग्जिस्टेंस है। और हमारे पुराणों में भी ऐसा बहुत सारे बार ये मिलता है, पाताल लोक का वर्णन मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि भाई आप पाताल लोक की जब बात कर रहे हो तो वो अमेरिका के बारे में ही बात कर रहे हो। अब ये कैसे? देखो, सीधी सीधी बात है, यदि आपको अमेरिका की तरफ पॉइंट करना है और आपको स्ट्रेट लाइन में पॉइंट करना है, जिस 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 डायरेक्शन में आप पॉइंट करेंगे उस डायरेक्शन में अमेरिका को होना ही चाहिए। स्ट्रेट लाइन में अगर हम जाएंगे तो सीधा अमेरिका पहुंचने चाहिए। तो जब मैं सीधे एक लाइन की बात कर रहा हूँ तो आप अर्थ के सरफेस पे मूव नहीं होने चाहिए। अर्थ का सरफेस तो राउंड है, तो दैट इज नॉट अलाउड। When that is not allowed and you are supposed to point it in a straight single direction which is not curving at all, तो आप किस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे? आपको सीधा जमीन के अंदर पॉइंट करना पड़ेगा, राइट? तो मेरा यही मानना है कि भाई हमारे ऋषि मुनि यही जानते थे कि अर्थ कर्व्ड है, गोलाकार है। और गोलाकार होने की वजह से जो अर्थ के दूसरे तरफ के सरफेस पे जो लोग रहे होंगे उनके बारे में भी वो जानते होंगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ये ना जानते हों कि प्राणिक एनर्जी की यहाँ जो बहुतायत हुई है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है। तो सिंपल मैंने पहले भी बताया था कि भाई जिस तरह से पेट्रोल या डीजल ज़रूरी होता है बाइक में डालने के लिए, और बाइक में जब आप पेट्रोल डीजल डाल देते हो तो जितना पेट्रोल या डीजल आपने उसमें बाइक में डाला है उतनी ही दूर बाइक जा सकती है, उतनी ही दूर बाइक एक्सप्लोर कर सकती है और उतनी ही ज़्यादा जगहों के बारे में आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सो सिमिलरली, यदि आपकी प्राणिक एनर्जी में बहुतायत है तो प्राणिक एनर्जी के माध्यम से आप स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। माइंड के अलग अलग हिस्सों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और माइंड के बारे में, मन मस्तिष्क के बारे में आपके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं हो सकती। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी मान्यताएं, इतने सारे कल्चर, इतने सारे रिलीजन्स और इतने सारे पंथ बोल लीजिए या फिर जो भी है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स यहाँ पर इतने सारे हैं। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक ही सूत्र में सारी की सारी डाइवर्सिटी बंधी हुई है।
और इसीलिए हम कहते हैं एकम सत विप्र बहुधा वदंती। तो सत्य एक ही है, एक ही सत्य को अलग अलग विप्रों ने महसूस किया, इसी सत्य को उन्होंने महसूस किया, बट उस सत्य को उजागर करने का जो उन्होंने तरीका ढूंढा, जो पर्सपेक्टिव ढूंढा, वो हर एक का अलग अलग था। और इसी अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमारा पूरा भारतवर्ष बना हुआ है, हमारी सारी बिलीफ सिस्टम्स बनी हुई है। और उस सत्य तक क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच पाए, और तो लोग जो वहां तक पहुंच पाए उन्हें तो ये बिल्कुल ही समझ में आ गया कि जिस सत्य तक मेरे सामने वाला, मेरा अपोनेंट भी पहुंचा है, उसी सत्य पर मैं भी पहुंचा हूँ। बस उसके उसके एक्सप्लेनेशन का तरीका कुछ और है, मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका कुछ और है। उसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो उसके एक्सपीरियंस पर आधारित है, जो उसने लाइफ में महसूस किया, उसकी लाइफ में जो भी घटित हुआ, उससे उसने सीख कर उसने अपनी बात को बनाया, अपने बिलीफ को बनाया। और मेरे जीवन में जो घटित हुआ उससे सीखकर मैंने अपने लाइफ को, अपनी अपनी बात को, अपने बिलीफ को बनाया। हमारे बिलीफ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारे दोनों के बिलीफ के पहुंचने का, वो एक ही है, एकम सत्य ही है। तो ऐसा हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी का ये जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। अब मैंने इससे पहले के पॉडकास्ट में ये बताया था कि प्राणिक एनर्जी किस तरह से सूर्य से प्रभावित होकर ईस्ट के डायरेक्शन में उसका एक पोटेंशियल बन जाता है फ्लो होने का। क्योंकि हर जीव जंतु, जब से जीव जंतु इस धरती पर इवॉल्व हुए, ओरिजिनेट हुए, एक्चुअली स्टार्ट हुआ उनका, क्योंकि साइंस मानती है, देखिए चलिए कि बिग बैंग से या फिर किसी भी तरह से जो जो सृष्टि है उसका निर्माण हुआ। बिग बैंग हुआ था या नहीं इसके बारे में हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई था नहीं। बट जो भी हमें अभी की जो सिचुएशंस हैं, अभी जिस तरह से जो जो एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं अपने आसपास, उन चीज़ों को देखकर, समझकर, उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करने का प्रयास किया गया है विज्ञान द्वारा कि भाई बिग बैंग हुआ होगा। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी थ्योरीज निकल कर आ रही हैं जो कहती हैं कि शायद बिग बैंग ना हुआ हो। क्योंकि बिग बैंग का थियरी अगर हम मान कर चले उसको, तो मैंने सुना था कि भाई डार्क एनर्जी का ऐसा एक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का हमको अजम्पशन कुछ इस प्रकार का लेना पड़ेगा, तो जो हम एक्चुअल में नहीं देखते, जो डिटेक्टेबल नहीं है, लेकिन जो ग्रेविटी को प्रभावित कर रही है और जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड होता हुआ जा रहा है। लेकिन रिसेंटली मैंने एक बात सुनी कि वो बहुत अच्छी बात थी, अच्छी माने बहुत लॉजिकल बात उस आर्टिकल में लिखी गई थी कि जो रेड शिफ्ट हो रहा है, तो एक्चुअली इसको हम डॉपलर इफेक्ट से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। डॉपलर इफेक्ट ये होता है कि भाई आप समझ लीजिए एक बाइक आपके पास आ रही है, तो उसका जो इंजन का जो का साउंड रहेगा, वो जब बाइक आपके पास आ रही है तो आपको बहुत हाई पिच आपको सुनाई देगा, और जब बाइक आपसे दूर जा रही होगी तो आपको वही सेम साउंड हाई पिच की जगह लो पिच आपको सुनाई देगा। तो इसका कारण ये बताया जाता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, जब बाइक आपके पास आ रही होती है तो आप तक जो दो एम्पलीट्यूड हैं वेव्स के, वो कम समय लेंगे आप तक पहुंचने के लिए, और वही दो एम्पलीट्यूड्स आपसे जब बाइक दूर जा रही होगी तो ज़्यादा समय लेंगे वो आप तक पहुंचने के लिए। तो जो दो एम्पलीट्यूड्स के बीच में, दो क्रेस्ट्स के बीच में या फिर दो ट्रफ्स के बीच में, आप अगर साइंटिफिक जो साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनको बता दूं कि जो वेव का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और जब सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे ट्रफ कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वेव के अंदर, उन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक वेव के लिए कांस्टेंट होती है। लेकिन
वेव को जनरेट करने वाला सोर्स जब मूव होने लगता है तब होता यह है कि जब वो दूर जाते हुए उसको एमिट करेगा, तो आ, जब जब पहला सबसे ऊपर वाला पॉइंट वो जनरेट करेगा और जब दूसरा सबसे ऊपर वाला पॉइंट वो ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा, इस बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस वो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो वेवलेंथ है, तो जो डिस्टेंस है इस सबसे ऊपर वाले पॉइंट्स की, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और वही यही अगर ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है तो इन दो सबसे हाई पॉइंट्स के जनरेशन के बीच में थोड़ा सा जो जनरेटिंग का ऑब्जेक्ट है वो आपके पास ट्रैवल हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ इनकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ के कम होने की वजह से आपको साउंड थोड़ी हाई पिच्ड सुनाई देगी जब ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा होगा, और जब यही ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा होगा तो आपको लो पिच्ड ये साउंड सुनाई देगी। और इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो सेम डॉपलर इफेक्ट साइंटिस्ट्स ने स्टार्स के मोशन के ऊपर लगाया, और इससे उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि भाई अगर स्टार्स हमारे पास आ रहे होंगे तो उसकी जो लाइट की वेवलेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए। अब और यदि कोई स्टार हमसे दूर जा रहा होगा तो उससे आती हुई लाइट की जो वेवलेंथ है वो थोड़ा बढ़कर होनी चाहिए। अब जब उन्होंने सारे स्टार्स के बारे में सर्च, मतलब सारे स्टार्स की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को चेक करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि सारी की सारी जो वेवलेंथ हैं वो रेड शिफ्टेड हैं। और यदि आप नहीं जानते तो बता दूं कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और इसी वजह से रेड की जो लाइट है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा पाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। तो उसके उसके बीच में जो एटमॉस्फेयर से फ्लो होते समय, एटमॉस्फेयर से जाते समय लाइट जल्दी से धीमी नहीं पड़ती, लाल कलर की लाइट जल्दी से धीमी नहीं पड़ती, और इसी वजह से लाल जो कलर है उसका इस्तेमाल शिप्स को वार्निंग देने के जो टावर्स होते हैं उन टावर्स में रेड कलर का इस्तेमाल होता है। और वार्निंग के जगह पर जहाँ पर भी हम देखें तो रेड का इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक लाइट में भी यदि आप देखें तो रेड लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ताकि धुंध हो या फिर कुछ एटमॉस्फेयर क्लियर ना हो तो ऐसे समय में भी लाल कलर सबसे पहले नज़र आए। ग्रीन कलर जल्दी नहीं दिखेगा ना, सही, बट लाल कलर पहले नज़र आ जाना चाहिए, क्योंकि लोग रुके रहेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना कम रहेगी। यदि लोग मूव होते रहेंगे तो एक्सीडेंट के होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है यहाँ पर। तो इसी वजह से रेड कलर का ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट का इस्तेमाल डेंजर को वार्न करने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब सभी स्टार्स का जो वेवलेंथ है वो रेड शिफ्ट की तरफ, उनको वैज्ञानिकों को पता चला कि रेड शिफ्टेड है, तो उन्होंने ये मानकर चलना शुरू किया कि भाई एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स, और यदि एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स तो जो स्टार जितना दूर है हमसे उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी से वो फैल रहा है, उतना, क्योंकि उतना ही ज़्यादा रेड शिफ्टेड है वो, ये उन्हें पता चला। और यदि ऐसा हो रहा है तो एक्सपेंशन एक्सेलरेटेड तरीके से हो रहा है, ये उनका अगला कंक्लूजन था। और यदि एक्सेलरेटेड यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको एक्सेलरेट करने वाला कोई सोर्स भी होगा, ये उन्होंने अपना दिमाग लगाकर सोचा इस तरह से। और जब टोटल मास उन्होंने पता किया कैलकुलेशन के आधार पर, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उसके आधार पर, तो एक अंदाज़ा तो सामने आ ही गया कि भाई इतना मास हो सकता है। और उस मास के आधार पर जब उन्होंने सिमुलेट करके ये पता लगाने का प्रयास किया कि क्या एक्सपैंड हो सकता है यूनिवर्स एक्सेलरेटेड तरीके से, तो वो उनका नेगेटिव में आया उत्तर। तो इसी बात का
इसी बात के ऊपर उन्होंने ये सोचना आरंभ किया कि कुछ डार्क एनर्जी है और कुछ डार्क मैटर है जो हमें दिखाई नहीं देता, बट जिसका असर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर होता है। तो रिसेंटली जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें ये बताया गया था कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है उतना ही वो रेड शिफ्टेड हो जाती है, क्योंकि आगे जाते जाते वो शायद कमज़ोर पड़ जाती होगी। तो इस नए इंफॉर्मेशन के आधार पर जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो जो डार्क एनर्जी है या फिर डार्क मैटर है, इसके इंक्लूजन की आवश्यकता यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद बिग बैंग हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये मैं नहीं कह सकता। ये अभी वैज्ञानिकों का अनुसंधान का विषय है, तो उनको करने दीजिए। लेकिन जिस तरीके से भी इसकी रचना होगी हुई होगी, इतनी बात तो सत्य है कि अर्थ जो है पहले गैस का गोला था बहुत बड़ा, और वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वहाँ पे वर्षा हुई। वर्षा से पानी जमीन पर गिरा और जमीन से यही पानी रिवर्स बनकर, नदियाँ बनकर धीरे धीरे आकर जो सबसे निचले हिस्से थे लैंड के, वहाँ पर वो इसका जमा होना आरंभ हुआ। और कई हजारों वर्षों तक ये नदियाँ जो अर्थ के ऊपर सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उनको ला ला कर समंदर में डालती गई। लेकिन समंदर का पानी जब एवापोरेट होता था तो वो इस नमक को, इस सॉल्ट को वापस ऊपर नहीं भेजता था। इसी तरह से समंदर में धीरे धीरे ये सॉल्ट जमा होते होते इतने सालों में पूरा समंदर खारा हो गया। तो भाई मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और आई थिंक मुझे यहाँ पर इस पॉडकास्ट को रोकना होगा। हम शायद इस पॉडकास्ट को आगे कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह का मेरा जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि मुझे कल जाना है कॉलेज, जहाँ मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाया गया है, और वो मेरे घर से थोड़ा पास में ही है। तो शायद कल सुबह का पॉडकास्ट उतना लंबा ना हो, और अगला लंबा पॉडकास्ट हम करेंगे मंडे के दिन, सोमवार के दिन। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, गुड बाय।